बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। फैसला अब इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। मुल्क बचाने की जो डेडलाइन है वो 15 से 20 मई की है, याद रखिएगा। कप्तान बामुकाबला चीफ, दर पर्दा असल खेल क्या है, आज की इस नशिस्त में इसे हम पर्दा उठाएंगे और फिर गिरफ्तार रहनुमाओं की व्यूअर्स डी ब्रीफिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अदालतों को यू टर्न लेने की हिदायत जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में फौज बतौर एक जिम्मेदार इदारा है और इसे जिम्मेदारी अदा करना होगी। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसे जमहूरी मुल्क रहना होगा। इमरान खान की जमात एक बड़ी जमहूरी ताकत है, इसके कप्तान को मुहतात रहना होगा और लचक पैदा करनी होगी पाकिस्तान की खातिर। एक साल से बहस ये हो रही थी कि पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल चुकी और अवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। बहस ये हो रही थी कि मुल्क के सियासी और मुआशी बहरान का हल इंतखाबात में है और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो आइन के मुताबिक पहले 2 सूबों और फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए। लेकिन साजिश का रुख ऐसा मोड़ा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में तहफ्फुजात रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फौज और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। यानी इस वक्त फायरिंग रेंज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ से निशाने लिए जा रहे हैं। व्यूअर्स को बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से कुछ असूली जो तहफ्फुजात हैं, लेकिन इनकी हैरत खत्म नहीं हो रही क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के एक रोज में ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने कराया। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ खड़ी हो गई है। एक जनरल इंप्रेशन आपको ये नजर आएगा। पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इंसाफ के कटहरे में उन तमाम लोगों को लेकर आएंगे जिन्होंने GHQ पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला किया और मास्टरमाइंड जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं। और फिर आपने खबरें ये भी सुनी होंगी कि यास्मीन राशिद साहिबा को जो दहशतगर्दी के 3 मुकदमात उन पर उनके खिलाफ दर्ज किए गए, वो दिखाकर सर्विसेज हॉस्पिटल से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस के हवाले यास्मीन राशिद को करने से इनकार कर दिया है। व्यूअर्स आपको बताते चले कि तासुर कायम कराने वाली वो तमाम ताकतें पाकिस्तान में बहुत हद तक कामयाब हो गई हैं, लेकिन अब असल किरदार मुल्क की 2 बड़ी ताकतों का शुरू होगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो आज भी एक ताकतवर स्टेक होल्डर है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बगैर किसी शक व शुबे के मुल्क की सबसे मकबूल और सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली और स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात है। और यही वो खसूसियत है, यही वो ताकत है जो इनके लिए अब एक वबाल जान बन गई, क्योंकि कुछ लोगों को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मनों को ये ताकत और ये मकबूलियत एक आंख भी भा नहीं रही। अब इन 2 ताकतों ने मुल्क को बहरान से निकालना है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। हकीकत असल में है क्या और कहां पर गलती हुई? सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान और फौज आमने सामने हैं? क्या इन दोनों स्टेक होल्डर्स ने हकीकत में एक दूसरे पर लकीर खींच दी है और क्या इस लकीर का रंग रेड है? और अगर लकीर खींच दी है तो क्या इन दोनों ताकतों को अंदाजा है कि इसके नताइज वतन अजीज पर क्या मुरतब होंगे? पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। PDM का वो नालायक टोला जो अपनी नाकामियों को अब इस जंग के पीछे छुपा रहा है और जितनी भी नाकामियां हैं इन्हें पसे पुष्ट डालकर वो रियासत को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनका जाना कुछ नहीं है, जो नुकसान होना है वो पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। इस पिछले 1 बरस में किसी ने सवाल जब भी किया कोई ना कोई मसला लाकर खड़ा कर दिया गया और अब सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको तो आप उठा उठा कर अंदर कर रहे हैं। और जो सवाल पूछने वाले थे इसहाक डार की कारकर्दगी के हवाले से, जनरल बाजवा की बाकियात के हवाले से
और फौज का जो किरदार है वो न्यूट्रल है या नहीं है, पीडीएम कहां पर खड़ी है और पीडीएम की मदद कौन कर रहा है, उन सब लोगों को पाबंदे सलासिल कर दिया गया। और यही वो पीडीएम की साजिश है जो सिर्फ और सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर साहब को बताएं कि यकीनन ये अंदाजा होगा और अंदाजा है तो फिर इन दो ताकतों का एक पेज पर और एक दूसरे के करीब आना पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर कोई नुमाइंदा जमात इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो तमाम जमातें जो अपने अपने इलाकों की जमातें हैं ये कभी भी पाकिस्तान की खैर खा नहीं हो सकती, क्योंकि सिंध में बैठा हुआ वो पंजाब की फिक्र नहीं करेगा बल्कि वो सिंध को बचाने के लिए पंजाब को डुबो देगा। और यही कुछ जो है वो दीगर सूबों में भी हो रहा है। मिर्जा को बताएं कि काम 15 से 20 मई के दरमियान होना चाहिए, वरना पाकिस्तान में पीडीएम इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज बढ़ाने और अदलिया पर हमलों का जो मंसूबा बना रखा है वो 20 मई तक मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। अब ऐलान ये किए जा रहे हैं कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफी नहीं हो जाते ये धरना देकर हम बैठे रहेंगे। और ये धरना कौन दे रहा है? वो तमाम क्राउड जिसे किराए पर लाया गया, गुंडों को डंडों समेत लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठाने की तैयारी की जा रही है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि क्या इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ हैं? ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जायजा लेना बहुत ही जरूरी है। इक़्तिदार से अलग होने के बाद खान साहब ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में पूरी कौम के सामने रखे। खान साहब उन्हें साजिश का मरकजी किरदार समझते थे और हालात ने साबित भी कर दिया कि इमरान खान को उनके इत्तेहादियों के जरिए अदम एतमाद कराकर इक़्तिदार से अलग करने में जनरल बाजवा का बुनियादी हाथ था, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए बाय हुक और बाय क्रुक। ये एक्सटेंशन लेने के लिए उन्होंने लंदन में अपने नुमाइंदों तक को भेजा। इमरान खान को दूसरा खतरा उस वक्त पैदा हुआ जब उन्हें मालूम हुआ कि जनरल बाजवा जाते जाते ऐसा आर्मी चीफ तैनात कराना चाहते हैं जो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत को सहारा दे बल्कि इमरान खान की जमात को आने वाले इंतखाबात में इक़्तिदार से भी दूर रखे। इस हवाले से इमरान खान अवामी फोरम पर यह मुतालबा करते रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। इसके अलावा सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इमरान खान ने कभी किसी जर्नैल का नाम नहीं लिया कि वो इसे बतौर आर्मी चीफ कबूल नहीं है। आपको याद होगा कि खान साहब ने एक बात जरूर कही थी कि नई हुकूमत आए और वही हुकूमत पॉपुलर मैंडेट के साथ मुल्क के अंदर नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे, नए आर्मी चीफ की तैनाती अमल में लाई जाए, क्योंकि ये लोग पीडीएम का टोला ऐसे आर्मी चीफ को तैनात करेगा जो इनके घर की नौकरी करे। और ये वो स्पिरिट थी, ये वो फलसफा था खान साहब के इस ऐलान के पीछे और जो बार बार जो मुतालबा कर रहे थे। व्यूअर्स, आपको बताने चलेंगे गुज़श्ता साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब चेन ऑफ कमांड हो गई तो इमरान खान पहले लीडर थे जिन्होंने नए आर्मी चीफ को वेलकम किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और तवक्को जाहिर की कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज न्यूट्रल रहेगी। और बज़ाहिर नई इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की महाजराई के तमाम खदशात जो थे वो दम तोड़ गए, क्योंकि इन लोगों की ये कोशिश थी कि जनाब, और इस नुक्ते को बहुत एक्सप्लॉइट भी किया गया कि जब मौजूदा आर्मी चीफ डीजी आईएसआई थे तो उन्होंने जाकर, अब ये बातें कही जाती हैं ये सच्ची हैं झूठी ये अलग मामला है, कि बुशरा बीबी के हवाले से और दीगर जो बनी गाला के अमूर थे इस हवाले से खान साहब को जाकर बताया और खान साहब ने ये बात सुननी थी और उन्हें तब्दील कर दिया गया। अब इस बात को भी पीडीएम की तरफ से एक्सप्लॉइट किया गया। और अगर आपने रिसेंटली एक बयान पढ़ा हो शहबाज शरीफ साहब का तो वो ये कहते हैं कि वो जानते हैं फराग घोगी के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में कि उन्होंने किस किस्म के अहकामात अपने यानी खान साहब के दौरे हुकूमत में जारी किए और किस तरह पावर को एक्सप्लॉइट किया गया। यानी एक खलीज पैदा करने के लिए इस किस्म के बयान ऑर्डर के साथ, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस के साथ पाकिस्तान के अखबारों में ये सुर्खियां लगवाई गई। इमरान खान ने अपना तमाम जोर मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों की नाकामियों पर तनकीद करने और मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात के इनेकाद को करार देने पर लगाया। आपको याद होगा खान साहब बार बार कह रहे थे कि इंतखाबात करवाओ, नहीं तो हमारी सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो जाएगी। हालात खतरे की लकीर तक नहीं पहुंचे थे। सदर मुमलिकत भी इंतखाबात के इनेकाद के लिए
ایک برج کا کام کر رہے تھے مختلف مواقعوں پر. پروگرام سے میں نے آپ کے سامنے وہ تمام حال احوال رکھا جو میڈیشن کا کردار صدر عارف علوی صاحب جو ہے ادا کرتے رہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی پہلی خلیج تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے اپنے دور کے آخری ایام میں ہی نئے آنے والی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پیدا کی اور اس کی بنیاد رکھی. عمران خان کی اقتدار سے علیحدگی 6 ماہ پہلے جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کی جگہ جنرل ندیم انجم کو ISI چیف تعینات کر کے عمران خان کو پہلا تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے فیورٹس کے لیے اب کوئی جگہ موجود نہیں ہے. جس وقت عمران خان حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو 24 اکتوبر 2022 کو کینیا میں نامور صحافی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا. عمران خان اور ان کی جماعت سمیت بیشتر صحافی ان کے قتل کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ قرار دینے لگے، جس کے بعد عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں خلیج بڑھنے لگی. اس خلیج میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب 27 اکتوبر 2022 کو خلاف توقع DGISI اور ترجمان پاک فوج مشترکہ پریس کانفرنس میں براہ راست عمران خان اور PTI کے الزامات کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے DGISI کو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے الزامات کی روشنی میں، چاہے وہ سچے ہوں جھوٹے ہوں، کبھی ایسی نظیر موجود نہیں تھی کہ وہ پریس کانفرنس کرتے اور تحریک انصاف کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. ارشد شریف کے واقعے کے 10 روز بعد 3 نومبر 2022 کو لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے قریب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے. عمران خان اس کا الزام براہ راست انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران پر لگاتے ہیں اور یوں یہ خلیج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ واقعہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے 26 روز پہلے ہوتا ہے اور ویورز یاد رہے کہ ان واقعات تک جنرل باجوہ ہی آرمی چیف تھے، لیکن وہ نئے آرمی چیف سے پہلے ہی سازش کو اس انداز میں ترتیب دے چکے تھے کہ آنے والے آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان اعتماد کی فضا کبھی بھی پیدا نہ ہو. اور یہ جو بیگیج تھا وہ ٹرانسفر ہوا جنرل باجوہ سے، نفرت کا بیگیج، ایک خلیج کا پیکج اور ایک سازش کا پیکج. اور اس طرح جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے ہی پاکستان کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کو عمران خان کے مخالف لا کھڑا کر دیا گیا اور کپتان کے درمیان خلیج مزید بڑھ گئی. حملے کے 1 ماہ کے اندر عمران خان حساس ادارے کے افسران کے خلاف FIR درج کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد عمران خان اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ دہرانا شروع کر دیا. اب ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی نئی رجیم آ چکی تھی. عمران خان نے نئے آرمی چیف کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا مگر وہ انصاف کا مطالبہ کرتے رہے. اب گزشتہ چند ماہ سے عمران خان کی ساری توجہ انتخابات کی تاریخ لینے اور عدالتوں میں کیسز نمٹانے پر تھی. جب ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا، جب جوڈیشل کمپلیکس میں انہیں ایک بار پھر مبینہ طور پر قتل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا، ان پر 150 سے زائد کیسز بنا دیے گئے، گرفتاریوں کے دوران نامعلوم افراد ان کے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے، تو عمران خان کب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر یک طرفہ اعتماد کرتے اور کبھی کبھی انہیں کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیتے، لیکن انہوں نے پاک فوج کے ادارے کو ایک بار بھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا. عدالتیں جس طرح عمران خان کو آئینی تحفظ فراہم کر رہی تھی، اس سے تو کہیں بھی یہ تاثر نہیں جا رہا تھا کہ نیوٹرلز نہ ہوں. لیکن چند ہفتے پہلے عمران خان کے مبینہ ڈرٹی ہیری کے بارے میں بیانات کو دہرایا جانا ایسا اقدام تھا کہ PDM کے رہنماؤں نے اس پر جلدی کا کام کیا اور اس پر ISPR نے تحریک انصاف کے خلاف ایک واضح بیان جاری کر دیا. پھر 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری جس انداز میں رینجر سے کرائی گئی، اس سے بھی یہ تاثر پوری دنیا میں گیا کہ شاید اس کے پیچھے فوج کا واضح ہاتھ ہے. خان صاحب کی غیر موجودگی میں خفیہ ہاتھ نے اپنا کام دکھایا اور تحریک انصاف کے کارکن بھی خوب استعمال ہوئے اور پھر انہوں نے بھی کوئی کمی نہ چھوڑی. لیکن عمران خان کی 26 سالہ جدوجہد کو ایک بڑا نقصان پہنچ چکا تھا، یاد رکھیے گا. رہائی کے بعد عمران خان نے اس کی وضاحت پیش کر دی، لیکن حکومت اور آرمی چیف واضح پیغام دے چکے ہیں کہ حساس مقامات پر حملے کرنے والوں کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا. یہ صورتحال خان صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، یاد رکھیے گا. ایک تو خان صاحب کو عدالتوں سے جو عارضی ریلیف ملا ہے، ان کیسز میں کل سے انہیں بڑی قانونی جنگ جو ہے وہ لڑنا ہوگی، یاد رکھیے گا. اور ایک ایسے وقت میں جب حکومت کی طرف سے عدالتوں کی جانبداری کا پروپیگنڈا عروج پر ہے
और पीडीएम इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट पर यलगार का प्रोग्राम भी बना रखा है। हालात बड़ा ही एक ऐसा नक्शा खींच रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी व्यूअर्स जो है वो ठीक नहीं होगा। व्यूअर्स आपको बता दें कि आर्मी चीफ और इमरान खान अब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त दो ही बड़ी ताकतें हैं और इन दोनों ताकतों का एक पेज पर होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये एक पेज पर ना आई तो ये जो पीडीएम के लगड़ बगड़ हैं और इन्होंने शायद पाकिस्तान को पिछले एक बरस में जो नुकसान पहुंचाया है, ये नातलाफी नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, याद रखिएगा। व्यूअर्स आपको बताएं कि इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सदर मुमलिकत के अलावा कोई और ब्रिज का काम नहीं कर सकता। अगर आइंदा 24 घंटों में इस खलीज को पुर ना किया गया, याद रखिएगा, तो दो ताकतों के इस टकराव में सिसिलियन माफिया पहले ही जलती पर तेल का काम करने की तैयारी करके बैठा हुआ है और भरपूर तैयारी की जा रही है। लोगों के जरिए बयानात दिलवाए जा रहे हैं और कुछ गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं वो भी ताक में बैठी हुई हैं। मफाहमत की किसी भी कोशिश से पहले जो तैयारियां नज़र आ रही हैं वो भी तसल्ली बख्श नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और तहरीक इंसाफ के कई गिरफ्तार और नज़रबंद रहनुमाओं को इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, डी ब्रीफ किया जा रहा है और उन्हें 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में पार्टी छोड़ने के लिए कायल किया जा रहा है। आपको याद होगा कि माजी में अल्ताफ हुसैन से वो तमाम एमक्यूएम के लोग जो अलग हुए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे और लिहाजा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। यही बात आपने तनवीर इलियास की तरफ से सुनी और दीगर लोग भी एक एक करके ये बयान जो है वो देंगे और यही कोशिश जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर उन्हें डी ब्रीफ जो है वो किया जा रहा है। इस कोशिश में वो कितना कामयाब होते हैं वो आइंदा चंद रोज में आपके सामने चीजें आ जाएंगी। और व्यूअर्स ये भी याद रखें कि अगर खान साहब ने अपने खिलाफ तैयार की गई साजिश को नाकाम बनाना है ना, तो उन्हें ये चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को पेशकश करें कि आए मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हम मिलकर बैठें और ये जो तनाव की कैफियत है इसे दूर किया जाए। खान साहब ने इससे पहले भी पेशकश की थी, लेकिन पीडीएम ने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह काबू किया हुआ है ना कि पीडीएम की सोच से बाहर इस्टेब्लिशमेंट सोच नहीं रही। और याद रखें कि अगर ये तमाम ताकतें, यानी ये दो बड़ी ताकतें अगर एक पेज पर नहीं आती तो 15-20 रोज, ये जो मैंने आपके सामने डेडलाइन रखी है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो जाएगी। और इसकी एक झलक आपके सामने कल अदालतों में जो रवैया ताकतों का सामने आएगा और फिर इस्लामाबाद के रेड जोन में जो इस वक्त हलचल हो रही है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजे हो जाएंगी। और फिर ये भी याद रखें खान साहब की हाई कोर्ट में जो पेशी है बहुत ही हवालों से अहम है और ये भी मालूम हो जाएगा कि क्या हाई कोर्ट के अंदर कुछ लोगों को डी ब्रीफ किया गया और वो खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स आपको बताने चले कि वफाकी वुज़रा ने फजल रहमान को मनाने की कोशिश की है और उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की अपील की गई है और उन्हें ये कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करें बल्कि डी चौक में आप एहतजाज जो कर लें। अब लोगों से पूछा जाए, पीडीएम वालों से, कि भाई अब क्या दफ़ा 144 तुम लगाओगे या नहीं लगाओगे। और ये जो बयान जारी किया गया है अता तारड़ की तरफ से कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते ये धरना जो है जारी रहेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि दो तलवारें और ये जो दो धारी तलवार और ये दो तलवारें हैं जो इनके सरों पर लटक रही हैं। पहली तलवार जो है वो तौहीन अदालत की ऑब्वियसली हुकूमत के वुज़रा पर भी लगेगी और शहबाज शरीफ पर भी लगेगी और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। और फिर ये भी याद रखें कि जो नैब कवानीन का जो केस है ये भी हुकूमत को इस हवाले से लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला आता है तो फिर आप उसे अंडू नहीं कर सकेंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए शायद ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अब खान साहब ने एक और भी बयान जारी कर दिया है और खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी के वक्त अचानक कुछ लोग कमांडोज की तरह आए, मैं समझा कि मेरी हिफाजत के लिए आए हैं
اور مجھ پر 150 مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے. پاکستان میں جمہوریت کم ترین سطح پر ہے, بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, پولیس والے میرے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے, عدلیہ واحد امید ہے, اور اب عدالتوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے یہ ایک انتہائی اہم ہوگا. اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کچھ لوگوں کو ڈی بریف کیا جا رہا ہے, یہ بہت ہی اہم ہے. مرزا کو بتاتے چلیں کہ لانگ مارچ 2 دن آگے کرنے پر عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے. یہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈی بریفنگ کا معاملہ ہے نا, اس طرح کے کردار جو ہے نا وہ بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور پھر ایک اور بھی بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ یورپی یونین عمران خان کو سمجھا کر حکومت سے مزید محاذ رائی روکے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. یعنی تمام طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ لڑے, ایک پیج پر آئیں, اور یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں خان صاحب کی مقبولیت ہے, جو ووٹ بینک ہے, اور جس طرح سے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں نا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے. اگر آپ نے طاقت کا استعمال کیا تو حالات جو ہے نا وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ورزی آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.